सो माय फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है और पहला प्रश्न क्या है? प्रोवाइड्स द हाईएस्ट स्पीड इंटरनेट एक्सेस। आपको बताना है दिए गए विकल्प में उच्चतम गति इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है आईएसपी, टीसीपी, ब्रॉडबैंड, डायल-अप। इसका आंसर दीजिए आप लोग। यानी कि कौन सा ऐसा इंटरनेट कनेक्शन है जिसमें आपको स्पीड फास्ट मिलती है, स्पीड तेज मिलती है? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आईएसपी क्या होता है? तो आईएसपी जो होता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ना। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, यानी आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है आईएसपी। जैसे बीएसएनएल है, जियो है, एयरटेल है, आइडिया है, ये सारे हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो हमको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, बोलो ठीक है। टीसीपी जो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ये क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ध्यान दीजिएगा, टीसीपी क्या होता है? कोई पूछे आपसे तो आप क्या कहेंगे? टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये कैसा प्रोटोकॉल होता है? ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। किस लेयर पे काम करता है? ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है, ओएसआई मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। टीसीपी और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। वहीं पे डायल-अप आपको सबसे स्लो कनेक्शन, स्लो स्पीड प्रोवाइड करता है डायल-अप, और सबसे फास्टेस्ट स्पीड की बात कर रहे हैं तो ब्रॉडबैंड आपको सबसे हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है। अच्छा, इंटरनेट की स्पीड को आप किसमें मेजरमेंट करेंगे? इंटरनेट की स्पीड को आप किसमें मापेंगे, किसमें मेजरमेंट करेंगे इंटरनेट की स्पीड को? कोई आइडिया है आपके पास? जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे क्लास कर रहे हैं मुझे बताएंगे इंटरनेट की स्पीड को। तो इंटरनेट की स्पीड को मापने का जो यूनिट है दोस्तों, इंटरनेट स्पीड को मापने का जो यूनिट है, स्पीड को मापने का यूनिट वो बीपीएस होता है। इसे हम बिट्स पर सेकेंड के नाम से जानते हैं। बिट्स पर सेकेंड ये इंटरनेट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अच्छा ये बताइए, आप अक्सर क्या बोलते हैं? जैसे आप कभी कभी आप ये बोलते होंगे कि हमारे इंटरनेट की स्पीड हमारे सिस्टम में स्लो आ रही है, या इतने एमबीपीएस की आ रही है, इतने केबीपीएस की आ रही है, अच्छी स्पीड नहीं आ रही है, बोलते हैं कि नहीं? तो भैया आप अगर चाहें तो नेट स्पीड टेस्ट, एक मतलब गूगल पे सर्च करिएगा नेट टेस्ट स्पीड करके, तो आपको अपने नेट की स्पीड को आप टेस्ट कर सकते हैं। तो दो स्पीड दिखाई देगा आपको, एक अपलोडिंग स्पीड दिखाई देगा, एक डाउनलोडिंग स्पीड दिखाई देगा। यानी कि जब आप टेस्टिंग करते हैं दो प्रकार की स्पीड आती है ना, एक तो अपलोडिंग, डाउनलोडिंग। अपलोडिंग मतलब कि कितने स्पीड में आपका डेटा अपलोड हो रहा है। ठीक है, अपलोडिंग मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। क्लाइंट से सर्वर पर सूचनाओं को भेजना ही अपलोडिंग कहलाता है। तो कितनी स्पीड में आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ये तो अपलोडिंग होता है। और डाउनलोडिंग मतलब द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। सर्वर से क्लाइंट पर इंफॉर्मेशन जो होता है, सर्वर से दूसरे सिस्टम से और क्लाइंट पर सिस्टम जो आप रिसीव करते हो उसे डाउनलोडिंग बोलते हो आप। बोलो क्लियर है? बराबर है जी। चलो भाई, तो अपलोडिंग डाउनलोडिंग जो होता है वो स्पीड। तो इसकी अब इससे ज्यादा बड़ा स्पीड क्या हो गया? केबीपीएस हो गया, केबीपीएस हो गया। इसके बड़ा स्पीड क्या हो गया? इससे बड़ा एमबीपीएस हो गया, इससे बड़ा जीबीपीएस हो गया, है ना ये। तो केबीपीएस क्या होता है? केबीपीएस मतलब होता है किलो बिट्स पर सेकेंड, एमबीपीएस मतलब होता है मेगा बिट्स पर सेकेंड, जीबीपीएस मतलब होता है गीगा बिट्स पर सेकेंड। तो किलो बिट्स पर सेकेंड, मेगा बिट्स पर सेकेंड, गीगा बिट्स पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड होती है। तो फिलहाल ब्रॉडबैंड यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये मैंने डिटेल में समझा दिया है। ठीक है। अच्छा, कितने प्रकार के कनेक्शन आपको अगर ये पूछा जाए, हाउ मेनी वेज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट को कनेक्ट होने के लिए कितने तरीके हैं? तो दोस्तों उसमें से एक तरीका आपका जैसे डायल-अप हो गया, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, डायल-अप कनेक्शन हो गया आपका, डायल-अप जो कि स्लो स्पीड होती है, डायल-अप कनेक्शन। डीएसएल हो गया, इसका फुल फॉर्म जो होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। ये आपका जो होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डीएसएल होता है, जो आपको ये भी हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ऐसे आईएसडीएन होता है, एग्जाम में फुल फॉर्म पूछेगा, आईएसडीएन का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? आ सकता है आपके एग्जाम में, आ सकता है। तो आईएसडीएन का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क,
डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ऐसे ही आपका लीज्ड लाइन होता है, लीज्ड लाइन होता है, ये सब इंटरनेट कनेक्शन के टाइप, मतलब इंटरनेट आप, ऐसे ही वायरलेस कनेक्शन होता है, वायरलेस कनेक्शन होता है। वायरलेस में आप वाईफाई के माध्यम से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, हॉटस्पॉट के माध्यम से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, हॉटस्पॉट के माध्यम से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। आप केबल का प्रयोग करते हो, केबल के माध्यम से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ये सब कनेक्ट करने के तरीके हैं, मतलब इंटरनेट से हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, केबल के माध्यम से, डायल अप कनेक्शन, डीएसएल कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, आईएसडीएन कनेक्शन, लीज लाइन कनेक्शन, आपका वायरलेस वाईफाई कनेक्शन, हॉटस्पॉट से, मोबाइल से, इस तरीके, इन तरीकों से हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। बोलो क्लियर है? तो एक क्वेश्चन को मैंने इतना पोस्टमार्टम किया, मतलब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। याद रखिएगा, हर चीज को मापने का एक यूनिट होता है। ऐसे इंटरनेट की स्पीड को मापने का सबसे बेसिक यूनिट बीपीएस होता है। कोई आंसर दे रहा था सीपीएस, सीपीएस कैरेक्टर पर सेकंड होता है, वो प्रिंटर की स्पीड को मापने का यूनिट होता है। जो प्रिंटर कितनी तेजी से, कैरेक्टर प्रिंटर कितनी तेजी से प्रिंट आउट देता है, कैरेक्टर प्रिंटर, चूंकि प्रिंटर भी, कैरेक्टर प्रिंटर जो होता है सीपीएस होता है, लाइन प्रिंटर जो होता है वो एलपीएम होता है, और पेज प्रिंटर जो होता है पीपीएम होता है। वो स्पीड होती है प्रिंटर की स्पीड की। तो कोई यहाँ पे आंसर दे रहा था तो गलत आंसर दे रहा था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है? तो समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, रटते नहीं है। मेरा काम रटाना नहीं है। देयर इज नो रटिफिकेशन इन माय क्लास, ओनली क्लेरिफिकेशन इन माय क्लास। ओके, फाइल्स आर इजी टू लोकेट ऑन अ कंप्यूटर व्हेन दे आर स्टोर्ड इन। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। कंप्यूटर पर फाइल्स का पता लगाना आसान होता है जब उन्हें स्टोर किया जाता है। फाइलों को स्टोर कहां पे करते हैं? क्या कैबिनेट में करते हैं? क्या फाइल में करते हैं? फाइलों को स्टोर फाइल में करते हैं? क्या बॉक्स में करते हैं? फोल्डर में करते हैं? बताइए। और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर मुझे बताइएगा। ठीक है, अपना स्कोर जो है लास्ट में मुझे बताइएगा। ये अंतिम प्रहार क्लास है, मतलब कि आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए एक बेहतरीन क्लास आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फोल्डर आपको पता है, फोल्डर जो होता है वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फाइल होता है। फोल्डर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फाइल होता है। बॉक्स यहां होगा नहीं। फाइल जो होता है वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, बिल्कुल होता है फाइल, लेकिन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। कैबिनेट जो होता है इसी को हम सिस्टम यूनिट के नाम से जानते हैं। कैबिनेट को हम सिस्टम यूनिट के नाम से जानते हैं। कैबिनेट यानी कि सिस्टम यूनिट, सिस्टम केस है ना, जो आपका बड़ा सा बॉक्स होता है, डिब्बा होता है, उसी को बोलते हैं। तो फोल्डर आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है जी। अच्छा, फोल्डर में भी आपका एक पेरेंट फोल्डर होता है, एक सब फोल्डर होता है। पेरेंट मतलब मेन फोल्डर होता है और सब फोल्डर होता है। अच्छा, फोल्डर से क्वेश्चन और निकल के आता है। हम इसे GUI में फोल्डर बोलते हैं, हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में इसे फोल्डर बोलते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताओ डायरेक्टरी क्या है? तो डायरेक्टरी भी फोल्डर होता है जो डायरेक्टरी होता है, बट अंतर ये होता है, डायरेक्टरी हम कहां यूज करते हैं? इसी फोल्डर को हम डायरेक्टरी CUI में यूज करते हैं जब हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इन्वायरमेंट पे काम करते हैं। जैसे आप जब डॉस पे काम करते हो, यूनिक्स पे काम करते हो, जहां पे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इन्वायरमेंट होता है, जहां पे हम काम करते हैं टाइप करके, है ना, कीबोर्ड से हम कमांड देते हैं टाइप करके। देखो, दो प्रकार का इन्वायरमेंट होता है कंप्यूटर पे काम करने का, दो प्रकार का इन्वायरमेंट। एक तो CUI होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, या CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, और एक GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं वो GUI पे काम कर रहे हैं। पहले हम लोग जहां काम कर रहे थे वो CUI था, पहले का मतलब जो स्टार्टिंग में, ठीक है, जब कंप्यूटर डेवलप किया गया था, बनाया गया था, तो CUI CLI पे हमारा जो इंटरेक्शन होता है वो कीबोर्ड के माध्यम से होता है। अच्छा, हमें कमांड याद रखना पड़ता है। अगर हमें कोई फाइल रिमूव करना है तो RM कमांड, हमें फाइल बनाना है, कोई डायरेक्टरी बनाना है तो MKDIR कमांड, मेक डायरेक्टरी कमांड, अगर हमें चेंज करना है CD कमांड, तो हर एडिट करना है एडिट कमांड, एग्जिट करना है एग्जिट कमांड। मतलब अभी क्या है कि हम फाइल पे क्लिक करते हैं, क्लोज कर देते हैं, क्लोज हो जाता है। पहले हमको टाइप करना पड़ता था, हमें कमांड देना पड़ता था। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें होती है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है? कौन से टॉपिक पढ़ लूं? बीपी। देखो, जो अभी मैं करा रहा हूं, रुचि राजपूत जी कर लीजिए आप, है ना, जो मैं अभी करा रहा हूं उसको कर लीजिए, डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए। हाँ बिल्कुल, आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से हम आपको समझा रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे ही मिलेंगे। अगर डिट्टो क्वेश्चन नहीं मिला तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो मिल जाएगा। डोंट वरी, परेशान मत हो आप, कॉन्सेप्ट लीजिए, आप हमारा कॉन्सेप्ट क्लास करिए आप। ठीक है, टू स्टॉप द एक्शन ऑफ अनडू ऑप्शन इज यूज्ड। अगर हमें अनडू को स्टॉप करना है तो हम क्या करेंगे?
अनडू विकल्प की या क्रिया को रोकने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? डू, कट, पेस्ट, रिड्यू, बताइए फटाफट, चलिए। हाँ, रूट डायरेक्टरी होता है और फोल्डर में रिकॉर्ड। वेरी गुड प्रेम कुमार जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। रूट डायरेक्टरी मतलब होता है मेन डायरेक्टरी, रूट है ना, जहां से डायरेक्टरीज की फाइल मतलब अलग अलग सब डायरेक्टरीज बनती हैं, तो जो मेन होता है रूट डायरेक्टरी कहलाता है। अगर एग्जाम में आए मेन डायरेक्टरी को क्या बोलते हैं, तो रूट डायरेक्टरी मेन डायरेक्टरी कहलाता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। चलो देखो, कंट्रोल जेड जो होता है वो अनडू का शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल जेड जो होता है वो अनडू का होता है, और कंट्रोल वाई जो होता है वो रिड्यू का होता है, वो रिड्यू का होता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा अनडू। अगर हमें अनडू क्या करना है, रिड्यू करना है, अनडू का रिड्यू हो जाएगा, रिड्यू का अनडू हो जाएगा। कट मतलब होता है किसी चीज को कट करना, मतलब कहीं मूव करना होगा। जैसे एग्जाम में थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है, हम किसी फाइल को सी ड्राइव से या डी ड्राइव से ई ड्राइव में मूव करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? कॉपी करेंगे, कट करेंगे। तो कुछ बच्चे कॉपी कर देते हैं। मूव करने का मतलब पता है क्या होता है? मूव करने का मतलब कि उस ड्राइव से उठाकर उसको वहां ले जाना, मतलब वहां पे ना रहे वो, तो उसके लिए कट ही करना पड़ता है। कॉपी करने से क्या होता है, वो वहां भी रहेगा और वहां भी रहेगा। तो ये तो आपको बेसिकली पता होगा। पेस्ट करना मतलब कंट्रोल भी पेस्ट करना होता है। टू फुल फॉर्म, द फुल फॉर्म ऑफ www, बड़ा आसान सा प्रश्न है, लेकिन प्रश्न यहां से भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रबल संभावना है पूछे जाने की। सभी लोग आंसर दीजिएगा। जो पढ़ा रहा हूं पढ़िए, इतना एनफ है आपके लिए, ठीक है। बाकी आपका जब एग्जाम डेट आ जाएगा तो उसके लिए मैराथन आपको प्रोवाइड कर देंगे। रुचि राजपूत जी बने रहिए हमारे साथ यहां पर, ठीक है। देखो अब जैसे www आसान प्रश्न है ना, लेकिन देखो अब इससे कैसे प्रश्न में निकालता हूं, कैसे प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं होती हैं, पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन, देखो कुछ ऑप्शन आपको मिलता जुलता दिखाई देगा, तो आंसर सब गलत है ऑप्शन, ठीक है। इसकी शुरुआत 1989 में हुई, 89 में हुई थी, 1989 में हुई थी, लेकिन इसको फाइनली कंप्लीट 1990 में किया गया था, 1990 में इसको कंप्लीट किया गया था। इसको कंप्लीट करने के लिए मतलब किस व्यक्ति ने इसको डेवलप किया है, तो उनका नाम है टिम बर्नर्स ली। अच्छा, टिम बर्नर्स ली ने www के अलावा भी और कई नेक कार्य किया है। अगर पूछा जाए HTTP को डेवलप किसने किया है, तो HTTP को भी टिम बर्नर्स ली ने, टिम बर्नर्स ली। अगर HTML पूछा जाए तो HTML को भी टिम बर्नर्स ली। अगर URL एड्रेस, जो हम लोग URL की बात करते हैं, हम लोग जो URL एड्रेस यूज करते हैं, URL एड्रेस, उसको भी टिम बर्नर्स ली ने ही डेवलप किया है, ठीक है जी। तो ये कुछ चीजें हैं, याद रखिएगा। अब जैसे www को कंट्रोल कौन करता है, तो www को हम W3 के नाम से जानते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए W3C यहाँ पे यूज होता है। W3C एक मतलब एक जो है आपका समझ लीजिए आप, जो है जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है वर्ल्ड वाइड वेब को। तो W3C में C का मतलब क्या होता है, तो W3C में C का मतलब ऑप्शन में है कंप्यूटर होता है, कम्युनिकेशन होता है, कंसोर्शियम होता है, या नन ऑफ दीज। तो W3C में C का मतलब जो होता है वो कंसोर्शियम होता है या कंसर्टियम होता है, ठीक है, कंसोर्टियम, ठीक है, कंसोर्शियम या कंसर्टियम। अच्छा एक चीज और, अगर 4 बार W लिख उठा जाए, एग्जाम में आ गया 4 बार W है, तो दिए गए विकल्प में बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। 4 बार W का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर 4 बार W है तो 4 बार W का फुल फॉर्म क्या होगा? वेरी गुड जॉली मिश्रा, यू आर 100% एब्सोल्युटली राइट, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब तो इसका हो ही जाएगा। लास्ट W का मतलब वार्म होता है। ये सारे प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस जो है निकल के आते हैं, ठीक है जी। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं इसका आंसर कौन देगा। www का जो है पुराना नाम क्या था, ओल्ड नेम क्या था? जब बनाया गया था www तो इसका ओल्ड नेम का मतलब जिस प्रोजेक्ट पे काम किया गया था वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप करने के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया गया था, तो किस नाम से पता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया गया था, उस प्रोजेक्ट का नाम था NSF नेट, ठीक है। ये हो सकता है आपको ना पता रहा हो। NSF नेट क्या होता है? NSF नेट जो होता है, NSF नेट जो होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क नाम था। तो उस प्रोजेक्ट का नाम था नेशनल साइंस फाउंडेशन, और NET मतलब क्या होता है? NET मतलब होता है नेटवर्क,
ठीक है जी, नेटवर्क, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, ठीक है, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क था। वेरी गुड, फुल फॉर्म भी आ सकता है आपके एग्जाम। जैसे इंटरनेट जब शुरुआत हुआ इंटरनेट का, तो इंटरनेट का शुरुआत कहां से हुआ बताइए आप, यानी इंटरनेट की जब शुरुआत हुई तो कहां से हुई, तो इंटरनेट की शुरुआत कहां से हुई बताओ, अर्पानेट से हुई ना, 1969 में, 1969 में अर्पानेट से हुई। अर्पानेट देखो यहां पे आंसर भी आ रहा है, अर्पानेट से 1969 में। वैसे WWW की शुरुआत जो है 1989 में जो प्रोजेक्ट था वो NSF नेट था, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क था, ठीक है, याद रखिएगा, छोटी छोटी मगर मोटी बात है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बनने की संभावनाएं होती है। मॉडेम स्पीड इज मेजर्ड इन, देखो आगे क्वेश्चन, मॉडेम की स्पीड को हम किस में मेजरमेंट करते हैं, मॉडेम मतलब जो हमारा मॉडेम है, मॉडेम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस है। अब क्या काम करता है बताइए, फिर बाकी तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। तो जो मॉडेम होता है दोस्तों, जो मॉडेम होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मॉडेम, वेरी गुड, मॉडेम जो होता है बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड विल बी करेक्ट आंसर, है ना। अच्छा, मॉडेम का काम क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, मॉडेम का काम क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, ये क्या काम करता है, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। मॉडेम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है, इसे हम मॉडेम के नाम से जानते हैं, और इसकी स्पीड को हम लोग बिट्स पर सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। वेयर इज द मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन फाउंड इन MS एक्सेल, MS एक्सेल 16 में मर्ज एंड सेंटर का विकल्प कहां पाया जाता है, इन द एलिमेंट्स ग्रुप ऑन द पैनल लेआउट, in the cells group of the home tab, in the alignment group of an home tab, in the links group on the insert tab. मर्ज एंड सेंटर आपको कहां मिलेगा, एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर आपको कहां मिलेगा, चलिए अब देखिए, मैं यहां पे कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकल वाइज करके भी दिखा दूं, ताकि आपको जो है ये न लगे कि सर जो है रटा रहे हैं। देखो यहां पे आपको जो है, देखो मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, MS एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, बोला गया है मर्ज एंड सेंटर, तो देखो होम यहाँ पे आपका है और होम में अलाइनमेंट ग्रुप है, और आप देखेंगे अलाइनमेंट ग्रुप में जो है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल, कुछ दिख रहा है। अच्छा, शायद ब्राइटनेस ज्यादा है क्या, ब्राइटनेस, होम टैब आपको दिख रहा होगा, होम टैब में आपको, लेकिन आपको दिख रहा होगा, देखिए होम टैब है, होम टैब मेनू में अलाइनमेंट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप में आपको मर्ज एंड सेंटर दिख रहा होगा, तो यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, वेरी गुड, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होम टैब अलाइनमेंट ग्रुप आपका हो जाएगा, और अलाइनमेंट ग्रुप में क्या हो जाएगा, एक मिनट, अलाइनमेंट ग्रुप में क्या हो जाएगा, अलाइनमेंट ग्रुप होता है उसमें होम टैब मेनू होगा, तो आंसर मर्ज एंड सेंटर जो विकल्प होता है एक्सेल में वो ऑप्शन सी हो जाएगा, होम टैब पर अलाइनमेंट ग्रुप में अवेलेबल होता है। व्हिच कॉम्बिनेशन बटन इज यूज्ड टू सेलेक्ट अ कॉलम इन अ वर्कशीट, अगर हमें वर्कशीट में कॉलम को सेलेक्ट करना होगा तो हम क्या कॉम्बिनेशन बटन यूज करेंगे, क्या हम शॉर्टकट कुंजी यूज करेंगे। आपको पता है ये जो हमारा एक्सेल का सीट होता है कुछ ऐसे ही तो होता है, ये हमारा कॉलम होता है और ये हमारा रो होता है, तो आपको पता है रो कॉलम से मिलकर बना होता है ना, ये तो आपको पता ही होगा। हाँ, अब ये जो वर्टिकल लाइन होता है ये कॉलम होता है, ABCD ऐसे जो नंबरिंग होती है कॉलम की होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है 1 2 3 4 5 6 वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, रो कहलाता है। तो कंट्रोल स्पेस बार जो होता है, कंट्रोल स्पेस बार जो होता है इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की होता है, और वहीं शिफ्ट स्पेस बार जो होता है एंटायर रो को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की होता है। शिफ्ट स्पेस बार क्या होता है, एंटायर रो को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की होता है। बोलो सही है, कहां गया भाई क्वेश्चन, वेरी गुड, ठीक है, बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, चलो भाई वेरी गुड।
इन मेल मर्ज अ डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड व्हेन अ मेन डॉक्यूमेंट इज मर्ज विद अ डेटा सोर्स। आपको बताना है मेल मर्ज में एक डॉक्यूमेंट्स तब बनाया जाता है जब कोई मेन डॉक्यूमेंट्स को डेटा सोर्स के साथ विलय करता है। क्या वो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है, सेव डॉक्यूमेंट होता है, एडिटेड डॉक्यूमेंट होता है, मर्ज डॉक्यूमेंट होता है। वेरी गुड, अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मर्ज विल बी करेक्ट आंसर। यानी मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट बोला गया व्हेन द मेन डॉक्यूमेंट्स इज मर्ज विद डेटा सोर्स। जब मेन डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स से मर्ज किया जाता है तो उस डॉक्यूमेंट को हम मर्ज डॉक्यूमेंट बोलते हैं। मर्ज डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं। जब याद रखिएगा, जब मेन डॉक्यूमेंट को मेन मतलब मुख्य दस्तावेज को, जब मुख्य दस्तावेज को डेटा सोर्स से मर्ज किया जाता है तो उस डॉक्यूमेंट को मर्ज डॉक्यूमेंट ही बोला जाता है। अच्छा, मेल मर्ज क्या होता है? मेल मर्ज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फीचर होता है जो कि मेलिंग टैब मेनू में अवेलेबल होता है। किस टैब मेनू में आता है मेल मर्ज? नाम से पता है, मेल मर्ज मेलिंग टैब मेनू। एमएस वर्ड के मेलिंग टैब मेनू से होम टैब मेनू होता है, इंसर्ट टैब मेनू होता है, पेज लेआउट टैब मेनू होता है, व्यू टैब मेनू होता है, रिव्यू टैब मेनू होता है, मेलिंग टैब मेनू होता है, ड्राइंग टैब मेनू होता है, ड्रॉ टैब मेनू। मेलिंग टैब मेनू में मेल मर्ज होता है कि आप एक ही मेल को मल्टीपल लोगों को, उस कॉपी को मल्टीपल लोगों को आप सेंड करना चाहते हो एक साथ में। ठीक है। प्रोवाइड्स ऑप्शंस टू चूजिंग सेटिंग फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। आपको बताना है कि भाई साहब अगर किसी दस्तावेज को हम प्रिंट करने के लिए सेटिंग चुनना चाहते हैं तो बड़ा आसान सा प्रश्न है। अगर प्रिंट करना चाहते हो तो इसके लिए आप क्या करोगे? तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर तो आप दे ही सकते हो, है ना। वेरी गुड। राम राम ज्योति कुमारी जी, कैसी हैं? नमस्ते जी। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर भी कर दे भाई। वेरी गुड। अगर हमें प्रिंट प्रीव्यू करना होगा, प्रिंट प्रीव्यू, देखो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट कुंजी भी होता है कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2। तो प्रिंट से पहले उसका व्यू देखना, यानी कि प्रिंट के बाद कैसा दिखेगा वो। प्रिंट से पहले उसका व्यू देखना कि प्रिंट के बाद कैसा दिखेगा वो क्या कहलाता है? प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है, प्रिंट प्रीव्यू। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपको। एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो और डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर कोई देते हो, मान लीजिए येलो, व्हाइट तो मान लीजिए बाय डिफॉल्ट होता है, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लैक, कोई भी बैकग्राउंड कलर देते हो आप, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, अपने जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो वो किस व्यू में नहीं दिखता है बैकग्राउंड कलर? तो जब आप प्रिंट प्रीव्यू करते हो तो प्रिंट प्रीव्यू में जो है, नहीं हम बिल्कुल आपको भूले नहीं है केवी सिंह जी, है ना, हम बिल्कुल आपको भूले नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो प्रिंट प्रीव्यू जो आपका होता है, प्रिंट प्रीव्यू में जो है वो बैकग्राउंड कलर नहीं दिखता है ना। प्रिंट प्रीव्यू में जो है बैकग्राउंड कलर नहीं दिखता है, कोई बैकग्राउंड कलर हो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ टेबल इन MS Word 16 कैन हैव अनलिमिटेड रोज एंड मैक्सिमम कॉलम। एक MS Word के टेबल में अनलिमिटेड रो होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन लिमिटेड कॉलम होता है। कितने कॉलम हम MS Word में इंसर्ट कर सकते हैं? चलिए बताइए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ देखो, अगर आपसे पूछा, नहीं 256 नहीं होता पागल, देखो रो को हम अनलिमिटेड रो हम इंसर्ट कर सकते हैं, हम अनलिमिटेड रो इंसर्ट कर सकते हैं। कॉलम के लिए हम 63 कॉलम, कॉलम के लिए हम 63 कॉलम दोस्तों जो है ये इंसर्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉलम के लिए हम 63 कॉलम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, हाँ रो के लिए अनलिमिटेड रो है। ठीक है, कहां से करेंगे? इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में टेबल होता है, हम आराम से टेबल में से क्या करेंगे, टेबल को फ्रेम कर लेंगे, रो कॉलम को हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, आराम से, है ना। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? तो बच्चों वाला प्रश्न आ गया, इसका आंसर तो आंख बंद करके आप मार दोगे, है ना भाई, लेकिन फिर भी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए। बिल्कुल आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप मुझे रसगुल्ला खिलाएंगे, बिल्कुल मैं रसगुल्ला खाऊंगा लेकिन अभी एग्जाम पेंडिंग है, वो एक जो एग्जाम कैंसिल हुआ था वो हो जाएगा तभी रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलो
दोस्तों इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, आपको पता है। मॉनिटर आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करता है। मॉनिटर आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा मॉनिटर। ठीक है जी, चलो भाई। A type of chart used to compare data using horizontal bars is called a chart। मतलब बताना है आपको 36 बार का उपयोग करके डेटा की तुलना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार के चार्ट को हम क्या कहते हैं? क्या पाई चार्ट कहते हैं, क्या कॉलम चार्ट कहते हैं, क्या बार चार्ट कहते हैं, या लाइन चार्ट कहते हैं? आपको बताना है a type of chart used to compare data using horizontal bar। देखो वर्टिकल में दोस्तों, तो ये वर्टिकल में आपका जो होता है, ये वर्टिकल में आपका जो होता है, ये तो वर्टिकल में ऐसे होता है ना। वर्टिकल में ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग, वर्टिकल में तो ऐसे होता है, वर्टिकल में तो ऐसे होता है। तो ये तो हमारा कॉलम चार्ट कहलाता है, ये तो हमारा कॉलम चार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है साहब? ये हमारा कॉलम चार्ट कहलाता है, कॉलम चार्ट कहलाता है। ठीक है जी। और ऐसे अगर हॉरिजॉन्टल बार, ऐसे हॉरिजॉन्टल आपका है ना, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, ऐसे है मान लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो इसे हम बार चार्ट के नाम से जानते हैं। तो आंसर हॉरिजॉन्टल है तो बार चार्ट, और वर्टिकल होता तो कॉलम चार्ट होता है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। चार्ट हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं अपने एक्सेल में। अच्छा, चार्ट कितने प्रकार के होते हैं? कॉलम चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है, स्कैटर चार्ट होता है, ये डोनट चार्ट होता है। पाई चार्ट का ही डोनट चार्ट होता है, कॉलम चार्ट का बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट का एरिया चार्ट होता है ना। ये सब पता होना चाहिए आपको। इन एमएस एक्सेल द यूज टू फॉर्मूला इज कॉल्ड द सेल रेफरेंस। आपको बताना है, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला में किस सेल के रेफरेंस को क्या कहा जाता है? कॉलम एड्रेस, सेल एड्रेस, रो एड्रेस, डेटा एड्रेस। सेल रेफरेंस जानते हो क्या होता है? बोलो सेल रेफरेंस। अच्छा, कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? कौन बताएगा? सेल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान दीजिएगा। सेल रेफरेंसिंग की बात करें तो एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। सेल रेफरेंसिंग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है, रिलेटिव, एक एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट, और एक मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड होता है। रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड। ठीक है। तो भैया सेल एड्रेस जैसे आप यूज करते हो, A1 क्या है? सेल एड्रेस है। A2 क्या है? सेल एड्रेस है। B2 क्या है? सेल एड्रेस है। C3 क्या है? सेल एड्रेस है। ये सारे हमारे सेल एड्रेस हैं। और सेल एड्रेस किससे मिलकर बनते हैं? सेल एड्रेस रो एंड कॉलम से मिलकर बनते हैं, है ना। सेल एड्रेस किससे मिलकर बनते हैं? रो एंड कॉलम से मिलकर बनते हैं सेल एड्रेस। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। टू गो डायरेक्टली टू अ सेल इन एमएस एक्सेल यू हैव टू टाइप इट्स एड्रेस। अगर हमें किसी सेल पे डायरेक्टली जाना है तो हम क्या टाइप करेंगे? एमएस एक्सेल में सीधे किसी सेल पर जाने के लिए हम उसके एड्रेस में क्या टाइप करेंगे? फॉर्मूला बार में, नेम बॉक्स में, टाइटल बार में, या स्टेटस बार में? भाई लाइक और शेयर भी करते चलो आप लोग, हैं, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर पाए जिनका एग्जाम है। देखिए, अरे भाई साहब, अगर हमें डायरेक्टली किसी सेल पे जाना है तो हम क्या करेंगे? सोचो। तो सेल पे जाने के लिए डायरेक्टली हम नेम बॉक्स में टाइप करेंगे ना। उसका नेम बॉक्स जो होता है, नेम बॉक्स कहाँ होता है? फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में ही तो होता है, यहीं पे तो होगा नेम बॉक्स, यानी फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में नेम बॉक्स होगा। अगर हमें B3 टाइप करना है, B3 टाइप करना, तो B3 पहुंच गए हम। B2 मतलब जिस सेल पे हमें जाना है उस सेल पे हम डायरेक्टली जो है, बिल्कुल। कंप्यूटर में इतना पढ़ लिए, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है भाई कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा? बताइए, क्या दिक्कत है? कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई दुख दर्द परेशानी हो तो बताइए हमें आप। जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं मुझे बताएं फटाफट।
चलिए ठीक है, बिल्कुल काफी है, एनफ है। टाइटल बार कहाँ होता है? सबसे टॉप पर होता है, टाइटल बार सबसे टॉप पर होता है। फार्मूला बार आपको पता है, कोई कंटेंट हम टाइप करते हैं, कोई भी कंटेंट हम टाइप करते हैं फार्मूला बार में जाता है। स्टेटस बार सबसे, आपका स्टेटस बार जो होता है टास्क बार के ऊपर होता है। जो स्टेटस बार होता है वो टास्क बार के ऊपर होता है। स्टेटस बार मतलब कोई काम करते हैं तो हमको स्टेटस, वो स्टेटस बताता है, ठीक है, किसी भी काम, जैसे हम कितना वर्ड टाइप कर रहे हैं, कितना लिमिट, तो वो सब कुछ स्टेटस में दिखाता है, स्टेटस बार में, ठीक है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द आइटम्स दैट मेक अप सब स्लाइड्स इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। बोला गया कि उन सभी वस्तुओं की व्यवस्था है जो MS पावरपॉइंट के प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स बनाते हैं। मतलब आप स्लाइड्स को आसानी से अरेंज कर सकते हो, स्लाइड्स को आसानी से आप जो है व्यवस्थित कर सकते हो। स्लाइड्स को व्यवस्थित कहां कर सकते हो? ये इस तरह व्यू आपको दिखता है, इस तरह व्यू, यानी किसी स्लाइड्स को हम पकड़कर हम चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, स्लाइड्स को हम पकड़कर ऊपर नीचे कर सकते हैं। किसी स्लाइड को पकड़कर हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, हम लोग मूव कर सकते हैं स्लाइड्स को पकड़कर। तो यहां पे जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कहां गया क्वेश्चन, स्लाइड सॉर्टर व्यू हो जाएगा। स्लाइड सॉर्टर व्यू विल बी करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो इस तरह से आप जब जाओगे व्यू में जाओगे और व्यू में स्लाइड सॉर्टर व्यू पे जाओगे जब आप, ये चीज, तो जैसे स्लाइड्स को आपको अरेंज करना है तो आप इसको यहां कर लो, इसको यहां कर लो, मतलब किसी स्लाइड्स को आप जो है घुमा सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। ये बेसिकली आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, ठीक है जी। चलो, इट इज यूजली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अच्छा भाई, सामान्यतः आमतौर पर अर्धचालकों से बना होता है, सेमीकंडक्टर से बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आमतौर पर सेमीकंडक्टर से बना होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है, CD होता है। सेमीकंडक्टर से बना होता है आमतौर पर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच KV सिंह जी। धीरेन्द्र सर की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस वर्ड। विकास जी कह रहे सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं गुरु जी, थैंक यू सो मच मेरे भाई। देखो सेमीकंडक्टर मेमोरी में ना रैम, ये रैम जो आपका है ना, ये देखो प्राइमरी मेमोरी जो होता है ना वो सेमीकंडक्टर, फ्लॉपी डिस्क नहीं आएगा पागल। देखो जैसे आप समझो, ऐसे अभी समझ जाओगे आप, ठीक है, जो मैं बना रहा हूं। देखो मेमोरी का क्लासिफिकेशन होता है, तो मेमोरी का क्लासिफिकेशन कुछ ऐसे होता है, जैसे यहाँ प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपका CPU मेमोरी, ठीक है, और मेन मेमोरी, ठीक है। CPU मेमोरी में आपका रजिस्टर और कैश मेमोरी, अभी आप खुद ही आंसर दे देंगे। मेन मेमोरी में आपका रैम और रोम। बाकी सेकेंडरी मेमोरी में सारे आपके जो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, मतलब इनको छोड़कर जितने भी आपकी मेमोरी होते हैं, आप नाम सुना होगा, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, ये सब होते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं। अब बताओ आप, सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग इंटरनल मेमोरी कहते हैं, इसी को हम लोग इंटरनल मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग बैकअप मेमोरी कहते हैं, बैकअप मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग जो है बैकअप मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी में ही दोस्तों जो है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव आ गया, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आ गया आपका, ठीक है। इसी में आपका CD आ गया, DVD आ गया, BRD आ गया, HVD आ गया, इसी में आपका SSD आ गया, सारे आपके जो होते हैं, मैग्नेटिक टेप आ गया, सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि पूछा गया है इनमें से कौन सा सेकेंडरी सेमीकंडक्टर मेमोरी, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी में क्या दिख रहा है कि भाई ये प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम रोम, तो इसमें ऑप्शन में कहीं क्या है, रैम है, तो रैम आंसर हो जाएगा। दिमाग लगाइए आप थोड़ा, देखिए डायग्राम जो मैंने बनाया इस तरह, और ये मैंने पेड क्लास अगर आपने मेरा ज्वाइन किया होगा, ठीक है, मेरा स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप है, स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप को ज्वाइन इंस्टॉल करके आपने अगर पेड, तो मैंने डिटेल में समझाया है, बिल्कुल डिटेल में समझाया, अच्छे समझाया है, आसान भाषा में समझाया है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ कंप्यूटर है? बड़ा आसान सा प्रश्न है यार, क्या प्रश्न आ गया ना, चलो फिर भी कोई नहीं, ठीक। इसका PDF कहाँ मिलेगा?
देखो इनका पीडीएफ जो है दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो धीर.सिंह 0291 ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। इस इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। आपको हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, क्योंकि इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे भेजते हैं हम। तो टेलीग्राम चूंकि मेरे नाम का बहुत सारे लोग बना के रखे हैं, तो टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे स्टडी विद धीरेन्द्र, हो सकता है आप कोई गलती से दूसरा ना ज्वाइन कर लो। तो ये चूंकि आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी अगर आप यहाँ पे फॉलो कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे, मैसेज कर दोगे, तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से आपको पीडीएफ का ये मिल जाएगा, टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो आपको पता है कंप्यूटर को हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं, कंप्यूटर को क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग। तो क्लासिफिकेशन तो एक तो होता है बेस्ड ऑन बोलते हैं साइज, बेस्ड ऑन साइज के आधार पे। ठीक है, और एक होता है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, या बेस्ड ऑन एप्लीकेशन को हम एक नाम से और जानते हैं बेस्ड ऑन फंक्शन, या हम इसे बेस्ड ऑन वर्क भी कहते हैं, बेस्ड ऑन वर्क। तो बेस्ड ऑन साइज में सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा जो होता है सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर के बाद क्या होता है, सुपर कंप्यूटर के बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम के बाद क्या होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, और मिनी के बाद क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। मिनी के बाद माइक्रो कंप्यूटर होता है। इसमें क्या होता है आपको पता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है, इसमें क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, और इसमें क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो ये मेन फ्रेम, हालांकि स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, मेन फ्रेम सही कर लीजिएगा आप लोग, MAIN होता है मेन फ्रेम। ठीक है, MAIN होता है मेन फ्रेम। सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा कंप्यूटर आपका जो होता है सुपर कंप्यूटर होता है। सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा कहाँ यूज होता है, साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए, मौसम का अनुमान लगाने के लिए, मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए। वहां पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज कॉर्पोरेट सेक्टर में, या बड़ी बड़ी कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी एजेंसीज, कंपनियां, जो सर्वर, बेसिकली सर्वर का यूज हम लोग जो करते हैं वो मेन फ्रेम होता है, सर्वर जहां पे यूज होता है। ठीक है, सर्वर जानते हो ना, जैसे आप अभी क्लास कर रहे हो तो यूट्यूब का सर्वर होगा ना, जहां पे वीडियो है, तो यूट्यूब का सर्वर कैसे किसी न किसी कंप्यूटर पे तो होगा, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका। ऐसे मिनी आपका जो है, जो मिनी का यूज वैसे बेसिकली होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए मिनी का यूज कहां होता था या कहां होता है, तो रेलवे सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में कह सकते हो आप, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मिनी कंप्यूटर्स। और हम लोग जो यूज करते हैं माइक्रो कंप्यूटर होता है, हम लोग जो यूज करते हैं माइक्रो होता है। माइक्रो में क्या क्या आता है, माइक्रो में, चूंकि माइक्रो कंप्यूटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। माइक्रो में क्या क्या आता है, अच्छा इसी को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर पीसी के नाम से जानते हैं। इसी माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। अब इसमें दोस्तों क्या क्या आता है, इसी में आपका डेस्कटॉप आता है, इसी में आपका लैपटॉप आता है, लैपटॉप आता है, इसी में आपका पॉम टॉप आता है। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। इसी में आपका पीडीए आता है, पीडीए कई बार एग्जाम में पीडीए का पूछा गया, पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीडीए का फुल फॉर्म जो होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए का फुल फॉर्म होता है। ठीक है जी, तो चलो भैया समझ में आ गया अच्छे से आपको भैया क्या होता है, ये सब है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी पे काम करता है, जो भौतिक मात्राओं पर काम करता है, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, लेंथ मेजरमेंट करने के लिए एनालॉग। आपका थर्मामीटर किसका एग्जांपल है, दैनिक जीवन में हम थर्मामीटर का यूज करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। हम लोग जो यूज करते हैं माइक्रो कंप्यूटर, वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है जो 01 पे काम करता है। हाइब्रिड जो होता है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। जैसे आपने देखा होगा आईसीयू में जो आईसीयू होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट, जो हॉस्पिटल में आईसीयू में लगा हुआ जो कंप्यूटर होता है, वो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है जी चलो भाई, you can do to prevent your workbook from accidentally losing its format and text or from being accessed by other users। बड़ा आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान सा। आप अपनी वर्कबुक को गलती से अपना फॉर्मेट और टेक्स्ट या अन्य यूजर्स से एक्सेस करने से रोकने के लिए आप क्या करते हो, बताइए मुझे फटाफट। तो आप उसे प्रोटेक्ट करते हो, आप उसे प्रोटेक्ट। अच्छा ये बताइए, प्रोटेक्ट ऑप्शन या प्रोटेक्ट फीचर किस टैब मेनू के अंतर्गत हमको मिलता है, आंसर बताइए फटाफट। चलिए
चलिए, प्रोटेक्ट फीचर हमको किस टैब मेनू के अंतर्गत मिलेगा? ये प्रोटेक्ट तो हम करेंगे, प्रोटेक्ट कहां मिलता है हमको? दो जगह मिलता है। कहां मिलता है? कहां मिलता है? दो जगह मिलता है। एक तो हमको फाइल टैब मेनू में जाएंगे हम, और फाइल टैब मेनू में हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फाइल टैब मेनू में हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और एक तो दोस्तों हम जो है रिव्यू टैब मेनू में जाएंगे, और रिव्यू टैब मेनू में हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रिव्यू टैब मेनू में हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट, ठीक है। तो फाइल टैब मेनू में भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और रिव्यू टैब मेनू में भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे आंसर होना चाहिए व्यू में नहीं होता पागल, व्यू में कहां से हो जाएगा? व्यू में नहीं होता। व्यू में व्यूज होते हैं, जितने भी आपके व्यू अलग अलग होते हैं, नॉर्मल व्यू, वेब लेआउट व्यू, पेज लेआउट व्यू, ये सारे व्यू, प्लस जूमिंग वाला ऑप्शन भी व्यू में होता है, इमर्सिव रीडर व्यू में होता है, मैक्रोज व्यू में होता है। पूछा था मैक्रो, मैक्रो जो रिकॉर्डिंग के लिए यूज होता है, एज अ रिकॉर्डर काम करता है। मैक्रो का शॉर्टकट की कौन बताएगा? मैक्रो का शॉर्टकट की अगर पूछा जाता है मैक्रो क्या होता है, मैक्रो एक रिकॉर्डर की तरह काम करता है। मैक्रो कहां होता है? तो मैक्रो व्यू टैब मेनू में होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन, मैक्रो का शॉर्टकट की क्या होता है? सब बता रखा है, सब पढ़ा रखा है, बस आपको पता होना चाहिए। अच्छे खासे क्वेश्चंस यहां से हमारे एग्जाम में आते हैं। Alt plus F8 विल बी करेक्ट आंसर। प्रेम कुमार जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, Alt plus F8 विल बी करेक्ट आंसर। जो आपका मैक्रोज होता है उसका शॉर्टकट की Alt plus F8 होता है ना। चलो भैया, और व्यू टैब मेनू को ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है? व्यू टैब मेनू के लिए Alt plus W होता है। व्यू टैब मेनू के लिए Alt W होता है। व्यू में लास्ट में W आ रहा है ना, तो व्यू में लास्ट में W, व्यू टैब मेनू है ना, जैसे होम टैब मेनू है, व्यू टैब इंसर्ट टैब मेनू है, वैसे व्यू टैब मेनू है। तो व्यू टैब मेनू को एक्टिवेट करने का शॉर्टकट की Alt plus W होता है। ये फेमस क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। मैं इसीलिए जो बोल रहा हूं, अन्यथा नहीं बोल रहा हूं। ये सारे आए हुए प्रश्न हैं और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है जी। बहुत एडवांस लेवल, अपर लेवल का मैं आपको बता दे रहा हूं, पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा इस तरह क्लास आपको, मैं गारंटी देता हूं आपको। In select the radio buttons if you are creating a data source for the first time। अच्छा भाई, बोला गया कि यदि आप पहली बार डेटा सोर्स बना रहे हैं तो रेडियो बटन, सॉरी क्या बोला गया, कौन सा बटन? हाँ, रेडियो बटन। तो आप रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे। टाइप्स अ न्यू लिस्ट, MS पेंट, ऑडेसिटी या MS एक्सेल। अगर आप नया डेटा सोर्स बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है हम टाइप अ न्यू लिस्ट करेंगे। टाइप अ न्यू लिस्ट करेंगे, हम क्या करेंगे? टाइप अ न्यू लिस्ट, है ना, ठीक है, ठीक है। टाइप अ न्यू लिस्ट विल बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड। हाँ चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। Which option of MS PowerPoint helps to display a series of slides on the full computer screen? देखो आ गया। MS PowerPoint का कौन सा विकल्प है जो पूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन पर स्लाइड्स की एक सीरीज प्रदर्शित करने में मदद करता है? जूम कंट्रोल, स्लाइड शो, स्लाइड सॉर्टर या प्लेस होल्डर? सभी लोग आंसर दीजिएगा, प्यारा सा प्रश्न है। अरे अभी आपके सामने क्या है? स्लाइड आपके सामने अभी क्या है ये बताओ। क्या ये फुल स्क्रीन है, ये फुल स्क्रीन है, या स्लाइड्स ये फुल स्क्रीन है, या स्लाइड्स ये फुल स्क्रीन है? आप मुझे बताइए। अरे भाई बताओ ना, फुल स्क्रीन क्या है? ये तो देखो, ये तो आपका हो गया नॉर्मल व्यू, ये तो नॉर्मल व्यू हो गया। फुल स्क्रीन, स्लाइड्स फुल स्क्रीन तो है नहीं, सारे स्लाइड्स हमको स्लाइड्स फुल स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। ये तो हमारा हो गया स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू जो होता है भैया, ये थंबनेल के फॉर्म में दिखता है, थंबनेल के फॉर्म में। ये हो गया रीड मोड व्यू हो गया, इसे भी फुल स्क्रीन नहीं बोलेंगे हम। ये हमारा जो होता है, ये हमारा जो होता है, कहां गया, ये हमारा जो होता है स्लाइड शो व्यू होता है। और स्लाइड शो व्यू जो हमारा होता है, स्लाइड शो व्यू जो हमारा होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। स्लाइड शो व्यू कहां गया, कौन सा क्वेश्चन था? स्लाइड शो व्यू, हाँ ये तो स्लाइड शो व्यू हमारा हो जाएगा। स्लाइड शो व्यू विल बी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? स्लाइड शो व्यू विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ में आया? पल्ले पढ़ा, मतलब पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? चलो
कंप्यूटर डिस्प्ले डेट एंड टाइम्स यूजिंग, ये आपको बताना है कंप्यूटर का किसका उपयोग करके दिनांक और समय दर्शाता है, किसका उपयोग करके दिनांक और समय दर्शाता है, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर किसका उपयोग करके दिनांक और समय दर्शाता है? वेरी गुड, सिस्टम क्लॉक विल बी करेक्ट आंसर। सिस्टम क्लॉक है ना, सिस्टम क्लॉक का प्रयोग करके आप दिनांक और समय आराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है जी, चले भाई आगे बढ़े। वेरी गुड। टू डिलीट एन इंटायर कॉलम इन अ वर्कशीट क्लिक ऑन द ऑप्शन इन द डिलीट सेल्स ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगर हमें किसी वर्कशीट्स में एक संपूर्ण कॉलम को हटाने के लिए हम डिलीट सेल ड्रॉप डाउन पर किस में क्लिक करेंगे हम, इसका आंसर दीजिएगा। किसी वर्कशीट्स में एक संपूर्ण कॉलम को डिलीट करने के लिए आप किस सूची पर क्लिक करेंगे? डिलीट सेल, डिलीट रो। जाहिर सी बात है अगर हमें कॉलम करना है तो कॉलम पर ही तो क्लिक करेंगे हम। अगर हमें कॉलम करना है एंटायर कॉलम तो हम कॉलम पर ही तो क्लिक करेंगे भाई। रो पे क्लिक काहे करेंगे, सेल पे क्लिक काहे करेंगे, सीट पे क्लिक काहे करेंगे हम, हैं? ठीक है जी, चलो भैया, वेरी गुड। To change the width of the column in MS Excel, we move to mouse point over the column heading until it appears as an arrow. अच्छा, MS Excel में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए हम माउस पॉइंट को कॉलम हेडिंग की लाइन पर जाते हैं और ये एरो के रूप में दिखाई ना दे जब तक दिखाई, डबल स्मॉल सिंगल कर्सर। जैसे अगर हमें क्या करना है, कोई हेडिंग ये हमारा है, देखो यहां पे अब देखो ये किस तरह दिखाई दे रहा है, सिंगल एक, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि टू चेंज द विड्थ ऑफ अ कॉलम इन एमएस एक्सेल वी मूव द माउस पॉइंट ओवर द कॉलम हेडिंग लाइन अंटिल इट अपीयर्स एज एन एरो डबल स्मॉल सिंगल कर्सर। तो भाई साहब अब जैसे यहां पे आप देखेंगे तो ये हमें क्या करना है, विड्थ को हमें बढ़ाना है, ये तो ये यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं, कर्सर ये आप नॉर्मली ऐसे माउस तो मेरे पास यहाँ पे है नहीं, ये कर्सर ही आपका यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे डबल की बात नहीं होती है। ये आप देखो ये कॉलम को चौड़ाई बढ़ाने की बात कर रही है, कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने की बात कर रही है। ठीक है, ये पकड़ के हम लोग ड्रैग कर रहे हैं, तो आंसर यहाँ पे कर्सर ही हो जाएगा। सिंगल कुछ नहीं होता है यहाँ पे, स्मॉल डबल कुछ नहीं होता है, कर्सर ही हो जाएगा। कर्सर को ले जाते हैं और कर्सर वहां पे जाएगा और हमको जो है हम उसको डबल थोड़ी ना करते हैं, डबल क्लिक नहीं करते हैं, डबल क्लिक से कुछ नहीं होता है। ठीक है, When you open MS PowerPoint 16, it opens a new presentation with the title. जब आप MS PowerPoint 16 खोलते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? नया जब खोलते हैं आप क्या दिखाई देता है? जब MS PowerPoint खोलते हैं तो क्या दिखाई देता है? प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन अंडरस्कोर 1, प्रेजेंटेशन @1, प्रेजेंटेशन 1। आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रेजेंटेशन 1 इस तरह हमको दिखाई देगा, प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 2, प्रेजेंटेशन 3। ठीक है, अच्छा अगर एक्सेल ओपन करेंगे तो क्या दिखाई देगा? अगर एक्सेल ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या दिखाई देगा हमको, बताना जरा फाइल नेम। बताइए फटाफट। अगर हम एक्सेल ओपन करते हैं, अरे पागल, सीट 1 पागल सीट का नाम होता है पगले, सीट। ये देखो सब लोग एक तरफ से अगर एक आंसर आया, एक तरफ से आंसर गलत आने लगा, हे भगवान। एक तरफ से आंसर गलत आने लगा। अरे बुक 1 होता है भाई साहब, बुक 1 होता है, बुक 1। और वर्ड का जो होता है वो डॉक्यूमेंट, जैसे बाय डिफॉल्ट होता है ना, ये डॉक्यूमेंट 1 होता है, ये उसका नाम होता है बाय डिफॉल्ट। वर्ड का जो होता है बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 होता है, एक्सेल का बाय डिफॉल्ट बुक 1 होता है, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन 1 होता है। ठीक है, ठीक है जी, चलिए। इट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। बड़ा आसान सा, नेटवर्क का एक परस्पर संबंध क्या कहलाता है? नेटवर्क का एक परस्पर संबंध क्या कहलाता है? आंसर दीजिएगा आप लोग। नेटवर्क का एक परस्पर संबंध क्या कहलाता है? सभी लोग आंसर दीजिएगा।
दोस्तों आंसर इंटरनेट हो जाएगा, इंटरनेट विल बी करेक्ट आंसर, है ना। इंटरनेट आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंटरनेट विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, ओके, वेरी गुड। 15 अगस्त 1995 को पहली बार VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड ने भारत में पहली बार इंटरनेट की सेवा प्रदान करी थी। भारत का पहला जो ISP था VSNL था। यू आर एब्सोल्युटली राइट लॉरेंस बिश्नोई भाई साहब। डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैव डिफरेंट दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई देम विजुअली। आपको बताना है विभिन्न सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में अलग अलग क्या होते हैं जो उन्हें विजुअली पहचान करने में मदद करते हैं। फोल्डर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आइकन्स होते हैं, सॉफ्टवेयर। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होते हैं बोला गया है, ठीक है। इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। भाई बिश्नोई से डर लगता है? घनी चोखी लगी हुकुम थारी क्लास घनो धानो धनो धनो धन्यवाद हुकुम। अरे अरे भैया, अरे माफी कोनो गलती क्षमा। बिश्नोई जी, नहीं तो आपसे तो दोस्ती करनी पड़ेगी, मतलब आप तो हमारे दोस्त हो यार। चलिए ध्यान दीजिएगा। आइकन्स विल बी करेक्ट आंसर, आइकन्स विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है, वैसे अच्छा लगा राजस्थानी, मतलब मुझे भी ट्राई करना पड़ेगा बोलने में, है ना। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैव डिफरेंट आइकन्स दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई देम विजुअली। तो आइकन्स विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अपना आशीर्वाद बना रहे, थैंक यू सो मच मेरे भाई। चलिए ठीक है, आइकन्स अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग आइकन्स होते हैं जिससे हम लोग पहचान करते हैं अलग अलग जो है प्रोग्राम की, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? आंसर दीजिए आप लोग। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? माई बेस्ट विशेस ऑलवेज विद यू माई फ्रेंड्स। हाँ, आइकन जो होता है GUI में यूज होता है। यस विश्नोई साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट। दोस्तों जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, देखो सॉफ्टवेयर के बेसिकली दो प्रकार होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को काम करने के लिए स्पेसिफिक टास्क प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म देता है। जैसे अगर हमें डॉक्यूमेंट बनाना है तो वर्ड का यूज करेंगे, हमें स्प्रेडशीट पे काम करना है हम एक्सेल पे काम करेंगे, हमें प्रेजेंटेशन देना है, क्लास कर रहा हूं पावर पॉइंट पे काम करेंगे। वैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए बनाया गया। तो यहां पे जो लाइनक्स आपका होता है ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, आपको पता है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। लाइनक्स को डेवलप किया गया था 1991 में, किसके द्वारा? लाइनस टोरवाल्ड नाम के एक साइंटिस्ट, मतलब कंप्यूटर स्टूडेंट हुआ करते थे फिलहाल ये, लाइनस टोरवाल्ड साहब। लाइनक्स क्या था? क्लोन ऑफ यूनिक्स। कई बार हमारे एग्जाम में आता है किसका क्लोन है, एग्जाम में आता है लाइनक्स किसका क्लोन है। तो लाइनक्स दोस्तों यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लोन है। लाइनक्स किसका क्लोन है? लाइनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लोन है, और एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ओएस होता है। लाइनक्स का ही दोस्तों उबंटू होता है। पूछा जाए उबंटू किसका है? उबंटू लाइनक्स का है। रेड हैट किसका है? रेड हैट लाइनक्स का है। फेडोरा किसका है? फेडोरा लाइनक्स का है। लाइनक्स मिंट किसका है? लाइनक्स मिंट लाइनक्स का है। ये सारे दोस्तों आपके लाइनक्स के अलग अलग एडिशन हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है जी। चलो भैया, बिफोर डूइंग एनी एक्शन ऑन अ टेक्स्ट इन MS वर्ड लाइक कॉपिंग मूविंग etc यू हैव टू द टेक्स्ट। आप, बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, MS वर्ड में किसी टेक्स्ट पर कोई भी एक्शन जैसे कॉपी कट पेस्ट किए, मतलब कुछ भी करे बिना पहले आपको टेक्स्ट को क्या करना चाहिए? पहले क्या करना होगा? MS वर्ड के किसी टेक्स्ट पर कोई भी एक्शन जैसे कॉपी करना, हिलाना, मतलब जैसे मूव करना, मूव मतलब हिलाना, करने से पहले आपको क्या करना होगा? तो उससे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा, है ना,
उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग जब सेलेक्ट कर लेंगे तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, हम कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को हम उस पर एक्शन कर सकते हैं जिसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया होगा। सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए का भी यूज करते हैं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है। अदरवाइज माउस का हम राइट एरो, माउस का राइट बटन प्रेस करके ड्रैग कर देते हैं। मतलब आपको पता है सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, माउस का हम राइट बटन प्रेस करते हैं, अरे राइट कर रहा हूं सॉरी, लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद हम ड्रैग कर देंगे, ठीक है, लेफ्ट बटन प्रेस करके हम ड्रैग कर देंगे, ठीक है। इन मेल मर्ज इट इज अ प्लेस होल्डर वेयर द एक्चुअल डेटा विल बी इंसर्टेड फ्रॉम द डेटा। मेल मर्ज में एक प्लेस होल्डर है जहां पर डेटा से वास्तविक डेटा डाला जाएगा। इसका आंसर दीजिए आप लोग, सभी लोग एग्जाम दीजिए, सभी लोग ऑप्शन आंसर दीजिए फटाफट, जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे क्लास में इंटरेक्ट हो रहे हैं। इन अ मेल मर्ज इट इज अ प्लेस होल्डर वेयर द एक्चुअल डेटा विल बी इंसर्टेड फ्रॉम द डेटा। वेरी गुड प्रीति सिंह, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। आंसर यहाँ पे मर्ज फील्ड विल बी करेक्ट आंसर। मर्ज फील्ड अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, मर्ज फील्ड आपका आंसर हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इट इज यूज्ड टू टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड कैरेक्टर्स। अक्षरों, संख्याओं और वर्डों, लेटर्स को टाइप करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, माउस। बड़ा आसान सा प्रश्न है भाई, बड़ा आसान सा प्रश्न है। तो आंसर कीबोर्ड का यूज करेंगे हम लोग टाइप करने के लिए, चाहे वो कैरेक्टर्स हो, नंबर्स हो, लेटर्स हो, किसी को टाइप करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कीबोर्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है जी। चलो भैया, इन एमएस पावर पॉइंट स्लाइड्स कैन बी डुप्लीकेटेड बाई। एमएस पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को हम डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं, एमएस पावर पॉइंट को हम डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। राणा प्रताप जी आप क्लास करिए, प्रैक्टिस आपका अच्छे से हो जाएगा। राणा प्रताप जी क्लास करिए। प्रियम कुमार जी गलत आंसर है आपका, डुप्लीकेट पूछा गया बाबू, डुप्लीकेट पूछा गया है, ना कि पूछा गया न्यू। ओहो जॉली मिश्रा जी, लग रहा है आप कहीं खोई हुई, नहीं खोए खोए से लगते हैं। चलो देखो यहां पे आंसर जो हो जाएगा, चलिए देखिए दोस्तों, कंट्रोल आई जो होता है ये इटैलिक होता है, इटैलिक होता है। कंट्रोल एम इंसर्ट न्यू स्लाइड, इंसर्ट न्यू स्लाइड, इंसर्ट न्यू स्लाइड्स। नए स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नए स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल एम। ई हमारा जो होता है सेंटर अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है। और कंट्रोल डी जो होता है डुप्लीकेसी के लिए होता है, डुप्लीकेट के लिए होता है, यानी कॉपी करने के लिए होता है। डी से डुप्लीकेट, डी से यानी कॉपी करने के लिए। किसी स्लाइड्स को अगर डुप्लीकेट करना चाहते हैं कंट्रोल डी यूज करेंगे, उस स्लाइड का डुप्लीकेट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल डी भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल एम से नई स्लाइड्स को इंसर्ट करने के लिए हो जाएंगे, ठीक है ना। सभी लोग इस क्लास में मर्यादित तरीके से क्लास करें और महिलाओं का सम्मान और गुरु जी से रिस्पेक्ट से बात करो, जानवरों से प्यार करें, नहीं तो अब अपना अपना देखना। ये कहना है लॉरेंस बिश्नोई जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग भी पढ़िए, ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, स्पेल चेक कैन बी इनिशिएटेड इन एमएस वर्ड बाय यूजिंग। एमएस वर्ड में वर्तनी जांच शुरू करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है, बताइए। हाँ, कंट्रोल डी का अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है, बिल्कुल लॉरेंस भाई। कंट्रोल डी का यूज अगर हम पावर पॉइंट में कहें तो डुप्लीकेट करने के लिए होता है। अगर यही हम ब्राउजर में बोलें तो ब्राउजर में कंट्रोल डी का यूज जो होता है वो कंट्रोल डी का यूज ब्राउजर के रेफरेंस में क्यों होता है, बुक मार्क करने के लिए होता है, बुक मार्क करने के लिए होता है, ठीक है जी, बुक मार्क। अच्छा, इसी कंट्रोल डी का यूज अगर हम एमएस वर्ड में बोलें तो एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस डी का यूज क्यों करते हैं, तो एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस डी का यूज क्यों करते हैं, तो एमएस वर्ड में हम लोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए करते हैं, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए करते हैं एमएस वर्ड में, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, ठीक है ना, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। F7 जो होता है ये स्पेल चेक करने का शॉर्टकट कुंजी होता है। कहां पर होता है, तो रिव्यू टैब मेनू में होता है, रिव्यू टैब मेनू में होता है मेरे भाई, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है जी। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिक IPv4 इंटरनेट एड्रेस। बड़ा प्यारा सा बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए।
IPv4 एड्रेस पतों की कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या कितनी होती है? देखो, अब जैसे यहां पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो IPv4, तो आपको पता है आईपी के दो वर्जन होते हैं। आईपी के दो वर्जन होते हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 4 बाइट का होता है, यानी कि 32 बिट का होता है, ठीक है जी। और आईपी वर्जन 6 16 बाइट का होता है, यानी कि 128 बिट का होता है, ठीक है। तो भाई साहब अब देखो, जैसे 32 बिट, तो आपको पता है बिट मतलब 0 to 1 होता है, बेस 2 होता है, तो चाहे 2 the power 32 की बात करें अगर वो, तो आंसर आपका जो हो जाएगा, घुमा फिरा के आंसर तरीके से पूछा गया है 2 the power 32 कंफ्यूज करने के लिए, तो आंसर आपका जो हो जाएगा 2 the power 32 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए, आर के शर्मा जी जब होगा तो इन्फॉर्म आपको हम कर देंगे, आपको जब होगा तो अपडेट कर देंगे हम, ठीक है आपको। चलिए, असेंबलर्स क्या होते हैं? चलिए आंसर दीजिए, आप लोग पढ़कर आंसर दीजिए। ट्रांसलेटर्स ऑफ द लो लेवल प्रोग्राम कोड टू मशीन कोड, linkers of the object programs generated by the compilers, preprocessors that assembles the basic items for further use by compilers या loaders of the executable codes। मतलब कि निम्न स्तर प्रोग्राम कोड को मशीन पर, सही आंसर हो जाएगा। मतलब जैसे क्या है ना कि आपको पता है जो असेंबलर होता है, मतलब असेंबली लैंग्वेज होता है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है ना। अच्छा चलो मैं आपको समझा दूं, देखो ध्यान दीजिएगा, ऐसे समझा दूं मैं आपको यहाँ पे। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो आपको पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पता है क्या, पूछो। एक आपका लो लेवल लैंग्वेज होता है और एक आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है जी। लो लेवल लैंग्वेज में दो प्रकार होता है, एक हमारा मशीन लैंग्वेज होता है, ठीक है जी, मशीन लैंग्वेज होता है, और एक हमारा असेंबली लैंग्वेज होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में, अच्छा एक चीज और, मशीन लैंग्वेज जो होता है हमारा फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहलाता है, और जो असेंबली लैंग्वेज होता है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज कहलाता है। बाकी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, ये सारे हमारे जो जनरेशन हाई लेवल में आते हैं, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है लो लेवल लैंग्वेज हमारा असेंबली लैंग्वेज भी है, तो अब इसको लो लेवल असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में समझाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, उसका नाम असेंबलर होता है। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर जो है वो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। कभी कभी एक क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि असेंबलर क्या करता है, नेमोनिक्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। मतलब कि जो ये असेंबली लैंग्वेज में हम जो कोडिंग करते हैं उन्हें बोलते हैं नेमोनिक्स कोड। असेंबली लैंग्वेज में हम कोडिंग करते हैं उसे बोलते हैं नेमोनिक्स कोड। तो नेमोनिक्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने का काम करता है, ठीक है जी, ठीक है। सर इतना अच्छा जगह अयोध्या को छोड़ के बिहार, अच्छा चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसलेटर्स ऑफ द लो लेवल प्रोग्राम कोड टू मशीन कोड, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कौन
अच्छा साउंड कब से नहीं जा रहा था, ध्यान नहीं दिया मैं, हाइपरलिंक, अच्छा साउंड कब से नहीं जा रहा था, चलिए ठीक है, साउंड मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस प्रश्न को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ट्रांसलेट्स, जो असेंबलर होता है वो लो लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, मशीन लैंग्वेज में, और जो कंपाइलर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को एक साथ मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, और जो इंटरप्रेटर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में या मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। ये मैंने बोला था। मैंने यहाँ बोला था कंट्रोल के का यूज़ क्यों करते हैं, तो इंसर्ट्स हाइपरलिंक के लिए, ये नई विंडो खोलने के लिए, चयनित टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। तो ओपन इंसर्ट्स हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स, ठीक है। कंट्रोल के का यूज हम लोग करते हैं, क्यों, हाइपरलिंक को हम इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल के का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। ठीक है सनी कुमार जी, ठीक है, हम बात करते हैं इस पर, ठीक है। चलिए, इन विच ईयर वाज विंडोज एक्सपी लॉन्च्ड, विंडोज एक्सपी किस वर्ष लॉन्च हुआ था, इसका आंसर दीजिए आप लोग। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। इन विच ईयर वाज विंडोज एक्सपी लॉन्च्ड, सनी कुमार जी, ठीक है ठीक है, 25 अक्टूबर 2021, 25 अक्टूबर 21 कह रहा हूं, 2001, 25 अक्टूबर 2001, 25 अक्टूबर 2001 को जो है विंडोज एक्सपी, विंडोज एक्सपी में एक्सपी का मतलब क्या होता है, विंडोज एक्सपी में एक्सपी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आएगा प्रिंस कुमार जी, 100% आएगा, ठीक है। एक्सपी में एक्सपी का मतलब एक्सपीरियंस होता है, कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है एक्सपी का मतलब क्या होता है, तो एक्सपी का मतलब एक्सपीरियंस होता है। विंडोज क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक ओएस है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहली बार कब विंडोज लॉन्च किया गया था, 1985 में। इसका पहला वर्जन जो है 1985 में आया था, 1985 में विंडोज 1. लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, लेटेस्ट वर्जन विंडोज 11 है। कब आया है, 5 अक्टूबर 2021। देखो अक्टूबर से बड़ा लगाव है, वहां पे 25 अक्टूबर एक में आया था विंडोज एक्सपी, यहाँ 5 अक्टूबर 2021 को विंडोज 11 आया। ये लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, विंडोज का लेटेस्ट ओएस है विंडोज 11, ठीक है। विंडोज 10 के बाद आया था, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी था ना, ये माइक्रोसॉफ्ट, हम विंडोज ओएस की बात कर रहे हैं, 85 था, माइक्रोसॉफ्ट तो 1975 था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को स्टैब्लिश किया था बिल गेट्स चाचा और पॉल एलन चाचा ने मिलकर 1975 में, 1975 में। द ओल्डेस्ट वेब ब्राउजर अमंग द फॉलोइंग इज, दिए गए विकल्प में सबसे ओल्डेस्ट वेब ब्राउजर कौन सा है, इस ऑप्शन में आपको ओल्डेस्ट वेब ब्राउजर बताना है। इसका पीडीएफ आपको, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये इंस्टाग्राम आईडी आप हमको फॉलो कर लीजिए, धीरे.सिंह0291 इंस्टाग्राम आईडी है। इस इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे फॉलो करके आप मैसेज कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करना, क्योंकि मैं आपको वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, ठीक है। फिर वहाँ टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे आप, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। होता क्या एक्चुअल में है, इस मेरे इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम पर मेरे नाम से बहुत सारे लोगों ने बना रखा है अपना वो, तो अगर आप स्टडी विद धीरेन से सर्च करेंगे तो हो सकता है मेरा भी आए या मेरे अलावा किसी और का आ जाए, तो गलती से कोई गलत टेलीग्राम ज्वाइन ना कर लें आप, इसलिए मुझसे लिंक ले लीजिएगा। मुझसे लिंक लेने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करके मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। नेटस्केप जो होता है ये इसमें से सबसे ओल्डेस्ट वेब ब्राउजर है। सफारी किस कंपनी का है, एप्पल का है। क्रोम किसका है, गूगल का है। ये फायरफॉक्स किसका है, मोजिला का है। तो सारे अलग अलग कंपनी के ब्राउजर हैं, सारे अलग अलग कंपनी के ब्राउजर हैं, ठीक है जी। ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को वेब पेज एक्सेस करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ना। ब्राउजर क्या होता है, कोई पूछे आपसे ब्राउजर क्या होता है, तो ब्राउजर आप कहेंगे सर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ब्राउजर जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूजर को वेब पेज एक्सेस करने के लिए, वेब पेज एक्सेस करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है ना।
और कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर्च इंजन में। सर्च इंजन जो होता है वो क्या करता है, वो आपको वेब पेज सर्च करने में हेल्प करता है, मतलब यूजर्स को वेब पेज सर्च करने में हेल्प करता है सर्च इंजन, जैसे गूगल, याहू, यंडेक्स, बिंग, एमेजन, बेंदू, डकडकगो, सारे सर्च इंजन के नाम हैं, ठीक है। टू मूव द प्रीवियस स्लाइड्स इन अ स्लाइड शो यूज, जैसे ये देखो ये हमारा प्रीवियस स्लाइड्स है, 37 नंबर क्वेश्चन प्रीवियस स्लाइड है ना, ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। तो अगर हमें प्रीवियस स्लाइड पे जाना है, मतलब 37 नंबर क्वेश्चन पे जाना है तो हम क्या करेंगे, और हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो हम क्या करेंगे। वेरी गुड। प्रीवियस स्लाइड पे जाने के लिए दोस्तों हम लोग, ठीक है, P करेंगे, और नेक्स्ट पे जाने के लिए हम लोग N करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हमें प्रीवियस स्लाइड पे जाना है तो हम P करेंगे, अगर हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना हम लोगों को तो हम N करेंगे, ठीक है जी। और F1 जो होता है वो हेल्प के लिए होता है, वो हेल्प के लिए होता है F1, और ये नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए होता है, ठीक है। Which of the following can be used to write a web page? इनमें से वेब पेज को राइट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं। If we want to write a web page, हम क्या करेंगे, वेब पेज को लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आंसर दीजिए सभी लोग, फटाफट आंसर दीजिए, चलिए भाई फटाफट। वाओ वेरी गुड, आपने सारा तो शॉर्टकट की बता दिया। F1 हेल्प के लिए होता है, F2 एडिट के लिए होता है, F3 सर्च के लिए होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सनी कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो हमारा होता है ये वेब पेज बनाने के लिए होता है। इसके फादर कौन है पता है, टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली इसके फादर है, ठीक है। SMTP एक प्रोटोकॉल होता है, इसे बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये मेल भेजने के लिए यूज होता है, मेल को भेजने के लिए प्रयोग होता है, मेल को भेजने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो पोर्ट नंबर कितना होता है, 25 होता है, 25 होता है। FTP जो होता है ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, आपको पता है फाइलों को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए इसका यूज होता है ना। फाइलों को अपलोड डाउनलोड करने के लिए, अभी मैंने समझाया था स्टार्टिंग में, अपलोड करना हो या डाउनलोड करना हो तो हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसका जो पोर्ट नंबर होता है, एक डेटा पोर्ट होता है, जो डेटा पोर्ट होता है वो 20 होता है, और जो कमांड पोर्ट होता है, जो कमांड पोर्ट होता है वो कमांड पोर्ट 21 होता है। डेटा पोर्ट 20 होता है और कमांड पोर्ट 21 होता है। बोलो सही है, बोलो जी बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। जितने हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे मुखातिब हो रहे हैं मुझे बता दें एक बार फटाफट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। फटाफट सभी लोग बताइएगा मुझे। सभी लोग फटाफट बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, अगर वो इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट सेशन को जो है सब्सक्राइब, हमारे सेशन को लाइक भी कर दें, और इस चैनल पे अगर नए हैं आप तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर दें, सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें, अपना सपोर्ट दें, है ना, ठीक है जी। चलिए चलिए भाई फटाफट आगे बढ़ते हैं। जस्ट वेट, आई थिंक अरे अभी बहुत क्वेश्चन है, परेशान मत होइए आप, बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी, ठीक है। चलिए ठीक है जी। अब HTTP क्या होता है, ये www का प्रोटोकॉल होता है, ये वर्ल्ड वाइड वेब का प्रोटोकॉल होता है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। www का प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, तो ये हमारा www ये HTTP होता है, ये ब्राउजिंग के लिए यूज होता है। इसका पोर्ट नंबर 80 होता है। अगर इसी में S लग जाएगा तो S मतलब सिक्योर हो जाएगा, अगर S लग जाएगा वो सिक्योर हो जाएगा। और HTTPS का जो पोर्ट नंबर होता है, HTTPS का जो पोर्ट नंबर होता है वो 443 होता है,
443 होता है, ठीक है जी। Where is the status bar on the MS Word screen? MS Word स्क्रीन पे स्टेटस बार कहां होता है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए आपको बताना है MS Word स्क्रीन में जो होता है वो स्टेटस बार दोस्तों कहां होता है, फटाफट आंसर दीजिए, ठीक है। स्टेटस बार क्या होता है मैंने कई बार एक्सप्लेन भी किया है स्टेटस बार के बारे में। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसे हमारा ये स्क्रीन होता है, इस स्क्रीन पे आपको पता है सबसे टॉप पे क्या होता है, सबसे टॉप पे टाइटल बार होता है। और आपको पता है टाइटल बार राइट साइड राइट कॉर्नर पे यहां पर कंट्रोल बटन होता है, यहां पर कंट्रोल बटन होता है। क्या होता है, कंट्रोल बटन होता है यहां पर राइट साइड में, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज। सबसे नीचे जो होता है वो टास्क बार होता है, सबसे नीचे, और टास्क बार के ऊपर होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार के बारे में कोई बोले क्या होता है, तो जो काम हम लोग करते हैं उसका स्टेटस बताता है। तो बॉटम पे होता है, ठीक है, हम लोग जो काम करते हैं मतलब जो हम टाइप करते हैं, कितना वर्ड हम लोगों ने, मतलब स्टैट्स जो होता है, स्टैट्स मतलब सांख्यिकीय, स्टैटिस्टिक्स, कितना वर्ड टाइप कर रहे हैं, कितने पेज पर हैं, वो पूरा डिटेल हमको स्टेटस बार पे दिख जाएगा। नाम जैसा नाम वैसा काम, स्टेटस बार, ठीक है जी। इन MS वर्ड्स ट्रिपल क्लिक, वाओ बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MS वर्ड में ट्रिपल क्लिक का यूज क्यों करते हैं? कैंसिल्स द टेक्स्ट लाइन और पैराग्राफ, कॉपीज द टेक्स्ट लाइन और पैराग्राफ, डिलीट द टेक्स्ट लाइन और पैराग्राफ, सेलेक्ट द टेक्स्ट लाइन और पैराग्राफ। आंसर दीजिए। भैया टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ का चयन करने के लिए सेलेक्ट द टेक्स्ट लाइन और पैराग्राफ, जस्ट वी कैन यूज ट्रिपल क्लिक। डबल क्लिक का यूज क्यों करते हैं? वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए। अगर पूछे डबल क्लिक का यूज क्यों करते हैं, तो डबल क्लिक का यूज करते हैं वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए। जो वर्ड है उस वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए हम डबल क्लिक का यूज करते हैं, ठीक है जी। सिंगल क्लिक का यूज पता ही आपको, किसी कैरेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। यूट्यूब पर अभी तक आपका कंटेंट सभी टीचर से अच्छा है और प्रीसियस है। थैंक यू सो मच। ये आपका जो ये प्रीसियस रिस्पॉन्स है, ये मेरे लिए वास्तव में बहुत मायने रखता है। रियली इट्स अ लॉट ऑफ, मतलब ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है आपका जो प्रीसियस रिस्पॉन्स है। और मैं प्रयास करूँगा कि मैं क्वालिटी ऐसा ही मेंटेन किए रहूँ। मेरा जो ये क्लास का क्वालिटी है, जो कंटेंट है, ऐसे बनाए रखूँ मैं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। और ऐसे इन चीज़ों से हमें मोटिवेशन भी मिलता है ना। इन चीज़ों से दोस्तों क्या मिलता है ना, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अगर प्रीसियस रिस्पॉन्स आपका मिलेगा तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। इफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स हैज टू बी कॉपीड, व्हिच बटन शुड वन क्लिक? आपको बताना है MS वर्ड दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करना है तो किस बटन पर हम क्लिक करेंगे? डुप्लीकेट, मूव, कट, कॉपी। आंसर यस, कॉपी विल बी करेक्ट आंसर। कॉपी विल बी करेक्ट आंसर। हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे, कट नहीं। कंट्रोल C इसका शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल C इसका शॉर्टकट की होता है, ठीक है जी। द फाइल एक्सटेंशन फॉर अ डॉक्यूमेंट्स फाइल इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट इज। वर्ड डॉक्यूमेंट्स के नवीनतम संस्करण में दस्तावेज फाइल का फाइल एक्सटेंशन नेम बताइए क्या है? फाइल एक्सटेंशन नेम अब बोला गया है न्यू वर्जन की बात कर रहा है वो। न्यू वर्जन का फाइल एक्सटेंशन नेम आपको बताना है क्या? .docx होता है, .docv होता है, .dotx होता है, .doc हो। देखो 2003 और उसके पहले के वर्जन ये था, और जितने लेटेस्ट वर्जन हैं 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, ये लेटेस्ट वर्जन आपका 21 है। अच्छा, मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं ध्यान दीजिएगा, 7, 10, 13, 16, 19, 21 सारे हमारे लेटेस्ट वर्जन हैं, ठीक है जी। सारे क्या हैं? लेटेस्ट वर्जन है। मतलब ये लेटेस्ट वर्जन, 21 हमारा सबसे लेटेस्ट वर्जन है और ये सारे नए वर्जन हैं, ठीक है।
तो हो सकता है हमारे एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ ले, दिए गए विकल्प में कौन सा इनवैलिड एमएस ऑफिस का वर्जन है, इनवैलिड या वैलिड। तो भाई साहब ये सारे वैलिड हैं, इनके अलावा बीच में कोई और अगर पूछ ले तो वो इनवैलिड है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो वैलिड वर्जन और इनवैलिड वर्जन के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, कौन सा वैलिड वर्जन है, कौन सा इनवैलिड वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। अच्छा एक चीज और, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अलग है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अलग है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक एप्लीकेशन पैकेज है। तो थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, मिक्सवेज मत करिएगा, ठीक है। अ कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू, एक कंपाइलर जो होता है वो सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करता है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। एक कंपाइलर जो होता है वो सोर्स कोड क्या होता है ना। सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड वह कोड होता है जो यूजर लिखता है, हम लिखते हैं, आप लिखते हैं। और ऑब्जेक्ट कोड वो होता है जो मशीन जनरेट करता है, यानी 01 का कोड ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है, ठीक है जी। तो इसमें से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना, देखो सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड वह कोड होता है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, मैं यहां लिख देता हूं। सोर्स कोड कौन अंडरस्टैंड करता है, सोर्स कोड अंडरस्टैंड बाई यूजर, हमारे आपके द्वारा अंडरस्टैंड होता है। और ऑब्जेक्ट कोड अंडरस्टैंड बाई, ऑब्जेक्ट कोड कौन अंडरस्टैंड करता है, ऑब्जेक्ट कोड अंडरस्टैंड बाई जो है ऑब्जेक्ट कोड है मशीन, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट कोड, कोई दिक्कत तो नहीं है। Which of the following is not a valid worksheet name in MS Excel? आपको बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, MS Excel में कौन सा वैलिड वर्कशीट, सीट नेम समझते हो ना, ये सीट नेम होता है, ये नीचे जो आप देखते हो यहाँ पे ना, ये सीट नेम, ये सीट 1 सीट 2 सीट, ये सीट नेम होता है, सीट नेम होता है नीचे, आप देख रहे हो ना। तो इसी सीट ने प्लस पे क्लिक करेंगे बढ़ जाएगा, प्लस पे क्लिक करेंगे बढ़ जाएगा, प्लस पे क्लिक करेंगे बढ़ जाएगा, बेसिकली ये होता है, ठीक है। तो यहां पर आपसे कहा गया है कि भाई साहब आप बताइए कौन सा वैलिड सीट नेम नहीं है, कौन सा वैलिड सीट नेम नहीं है। स्टडी विद धीरेन सर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए नंदनी जी। स्टडी विद धीरेन सर ऐप इंस्टॉल करने के बाद में आपको इंक्वायरी मिल जाएगी, नंबर है, इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं 8299380784। कोई भी इंक्वायरी लेनी हो किसी भी क्लास कंटेंट की रिगार्डिंग, क्लास की रिगार्डिंग, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8299380784, या मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है, इस इंस्टाग्राम आईडी पर हमको फॉलो करके हमको मैसेज कर देंगे आप, ये इस पर मैसेज कर देंगे हमको आप धीर.सिंह0291 पर, तो आपको हम जानकारी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। फिलहाल हिस्ट्री नाम का आप सीट नहीं बना सकते हैं क्योंकि रिजर्व होता है। देखो मैं आपको बता दूं, देखो जैसे ये आपका है, ये है, अब इसको मैं रिनेम करता हूं, देखो इसको मैं रिनेम करता हूं, ए रिनेम, और रिनेम में टाइप करता हूं हिस्ट्री, मैं रिनेम में टाइप करता हूं हिस्ट्री, देखो आप खुद देखो HISTORY लिखा हिस्ट्री, और हिस्ट्री लिखने के बाद जैसे मैं एंटर मारूंगा, देखो एंटर, एंटर, हिस्ट्री इज रिजर्व्ड नेम, रिजर्व नेम मतलब कि जो हिस्ट्री है वो एक रिजर्व नेम है, और हिस्ट्री नाम का सीट नहीं बनेगा। सीट अलग होता है और फाइल नेम अलग होता है। ये जो ऊपर हमारा दिखता है ये हमारा उस पर्टिकुलर फाइल का फाइल नेम होता है सबसे ऊपर, और ये जो आप नीचे दिखता है सीट नेम होता है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना सीट 1 सीट 2 सीट 3, इसको आप रिनेम भी कर सकते हो बेसिकली, ये सारी चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा, हिस्ट्री जो होता है ये आप इस नाम का फाइल जो है सीट नेम आप नहीं बना सकते हो, रिजर्व है। मतलब ये सिस्टम, जैसे आप समझो, कभी आप ट्राई किए हो क्या, अपने कंप्यूटर में आप कंप्यूटर यूज करते हो ना, CON कौन नाम का फाइल बनाना, कौन नाम का, आप कंप्यूटर में CON नाम का फाइल बनाना, CON नाम का बनाना फाइल नहीं बनेगा, क्योंकि कौन नाम रिजर्व है, कौन नाम क्या है ना, रिजर्व है, तो CON कौन नाम का फाइल नहीं बनेगा, ठीक है। तो वैसे ही ध्यान दीजिएगा, वैसे ही चीजें कुछ जो रिजर्व होती है ना, जो रिजर्व होती है उसका जो है फाइल नेम या सीट नेम या जो भी है, मतलब आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्पीड एक्सेस, आपको जैसे स्पीड कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा, इस क्रम में आपको अरेंज करना है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना, बढ़ते क्रम में आपको अरेंज करना है।
आपको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। अंकित श्रीवास्तव जी, जो मैं करा रहा हूं वही कर लीजिए, वो एनएफ है आपके लिए। जो मैं करा रहा हूं वो कर लीजिए, वो एनएफ है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। देखो जाहिर सी बात है, सबसे स्लो क्या होगा, डायल अप जो होता है सबसे स्लो होता है। डायल अप के बाद फिर आपका जो है डीएसएल आ जाएगा, और डीएसएल के बाद सबसे फास्ट केबल। केबल में आपको पता है फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है, केबल में फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है, सबसे फास्ट होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो केबल में फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होता है वो सबसे फास्ट होता है केबल में, सबसे फास्ट। तो एक पे ये है, दो पे ये है, तीन पे ये है, तो 1 2 3 आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डीएसएल से ज्यादा फास्ट केबल होता है बाबू, ये ध्यान दीजिएगा, डीएसएल से ज्यादा फास्ट केबल होता है। केबल में भी नाम नहीं, केबल में फाइबर ऑप्टिकल केबल की वजह से बोल रहा हूं। ट्विस्टेड पेयर केबल स्लो होता है, कोएक्सियल केबल स्लो होता है, लेकिन फाइबर ऑप्टिकल केबल फास्ट होता है, तो उसकी वजह से आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अ माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ टिनी या टाइनी। एक माइक्रो प्रोसेसर में लाखों छोटे छोटे क्या होते हैं? एक माइक्रो प्रोसेसर में लाखों छोटे छोटे क्या होते हैं? आंसर दीजिए। वेरी गुड। हाँ, तो माइक्रो प्रोसेसर में कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ टिनी ट्रांजिस्टर्स। टाइनी मतलब छोटे, टिनी या टाइनी जो होता है सबसे छोटे छोटे की बात कर रहा है वो, तो छोटे आपके होते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ट्रांजिस्टर्स विल बी करेक्ट आंसर। इन पावर पॉइंट फॉर्मेट बैकग्राउंड्स इज यूज्ड ड्यूरिंग, अच्छा भाई सॉरी बैकग्राउंड्स, पावर पॉइंट में फॉर्मेट बैकग्राउंड बोला गया, अच्छा फॉर्मेट बैकग्राउंड इज यूज्ड ड्यूरिंग। फॉर्मेट बैकग्राउंड का उपयोग आप किसके दौरान करते हो? एनिमेशन, ट्रांजिशन, स्लाइड्स, इंसर्ट, स्लाइड डिजाइन। फॉर्मेट बैकग्राउंड आप कैसे करते हो? क्या एनिमेशन में करते हो, ट्रांजिशन में करते हो, स्लाइड इंसर्ट इनमें करते हो, स्लाइड डिजाइन में करते हो? गलती मत करना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, दुर्घटना घटी सब्जी पूरी बटी, है ना भैया। स्लाइड डिजाइन में, स्लाइड डिजाइन में आप फॉर्मेट बैकग्राउंड करते हैं, स्लाइड डिजाइन में मेरे भाई, ठीक है। हां, आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइड डिजाइन विल बी करेक्ट आंसर। एनिमेशन में तो एनिमेशन जैसे किसी टेक्स्ट में जो आपका स्लाइड होता है, उस स्लाइड में जो कंटेंट होते हैं उसमें जो इफेक्ट होता है वो एनिमेशन कहलाता है, ठीक है। और जो आपका स्लाइड है वो स्लाइड जैसे ये स्लाइड जा रहा है, स्लाइड आ रहा है, ये ट्रांजिशन कहलाता है। किसी स्लाइड में हम किसी पीपीटी में हम स्लाइड को इंसर्ट करना, स्लाइड इंसर्ट कहलाता है। स्लाइड को इंसर्ट करना चाहते हैं हम, चाहे न्यू स्लाइड्स को चाहे डुप्लीकेट स्लाइड्स को। स्लाइड डिजाइन जो होता है, अगर हमें बैकग्राउंड कलर लेना है, अगर हमें इसका साइज भी चेंज करना है, जो हमारा ये पीपीटी है उसका साइज, स्लाइड्स लेआउट मतलब साइज की बात कर रहा है, साइज को भी हम लोग चेंज करने के लिए स्लाइड डिजाइन में जाते हैं। अरे भाई ये स्लाइड डिजाइन, यहाँ पे जाएंगे हम, ये हमारा डिजाइन है, और डिजाइन में हम थीम्स, ये हमारा स्लाइड साइज है। स्लाइड की साइज में स्टैंडर्ड और वाइड स्क्रीन दो प्रकार की साइज हमको दिखाई देती है। स्टैंडर्ड का रेशियो 4:3 होता है, स्टैंडर्ड का रेशियो 4:3 होता है, और वाइड स्क्रीन का रेशियो 16:9 होता है। तो हम लोग जो यूज़ करते हैं वो 16:9 वाइड स्क्रीन यूज़ करते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे तो स्टैंडर्ड साइज वो अलग हो जाएगा। हम लोग यूज़ करते हैं 16:9 वाइड स्क्रीन साइज। सब लोग हमको स्लाइड डिजाइन में मिलता है। Which of the following ports can be used for the both charging and transferring data? मतलब डेटा को चार्ज करने के लिए भी और डेटा को ट्रांसफर करने के लिए भी किस प्रकार के हम पोर्ट का यूज करते हैं? चार्जिंग एंड ट्रांसफरिंग। चार्ज करना मतलब जैसे ये जाहिर सी बात है, ये हमारा मोबाइल है, इस मोबाइल में हमें चार्जिंग करना है, इस मोबाइल को हमें चार्ज करने के लिए भी लगाएंगे, और वही हम स्लाइड को डेटा को ट्रांसफर करने के लिए भी लगाएंगे हम, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग USB-C पोर्ट यूज करेंगे, है ना। USB-C पोर्ट का प्रयोग करेंगे। USB-C पोर्ट विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ट्रांसफरिंग डेटा एंड चार्जिंग के लिए हम लोग USB-C पोर्ट का यूज करेंगे। द मेन एम ऑफ स्लाइड सॉर्टर व्यू इज, आगे क्वेश्चन, स्लाइड सॉर्टर व्यू का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभी लोग आंसर दीजिएगा। यूनिवर्सल सीरियल बस को 1996 में मिस्टर अजय भट्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। वेरी गुड ए बनारस जी, you are absolutely right. Slide sorter view, presentations of slides, to make correction in slides,
टू रीअरेंज द स्लाइड्स, टू काउंट द स्लाइड्स। तो रीअरेंज द स्लाइड्स के लिए हम लोग यूज करते हैं स्लाइड सॉर्टर का मेन उद्देश्य जो होता है। ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय फ्रेंड्स काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। मुझे बताइए सेशन कैसा लगा आप लोगों को। जो लोग लास्ट में ज्वाइन किए हैं वो लोग स्टार्टिंग से क्लास को कर ले। 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, 50 क्वेश्चन लगभग 200 क्वेश्चंस के बराबर है। सर 50 का ही होना चाहिए। अब मैं कल मुलाकात, कल 100 क्वेश्चन का मैराथन कराऊंगा। मैं जब कल मुलाकात करूंगा तो 100 क्वेश्चन का मैराथन कराऊंगा। ठीक है, आज 50 क्वेश्चन का, चूंकि और भी मेरी क्लासेस हैं, ना, तो इस वजह से 50 क्वेश्चंस का ही मैराथन आज रखते हैं। 50 क्वेश्चंस लगभग 200 क्वेश्चंस के बराबर है, मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मुझे बताइए सेशन कैसा लगा। कुछ डाउट पूछ सकते हो आप लोग हमसे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। इसका पीडीएफ मैंने बोला है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद धीरेन्द्र सर नाम से। तो स्टडी विद धीरेन्द्र सर नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहां मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए अगर आप इंस्टाग्राम, मेरा ये इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पे अगर आप हमको ज्वाइन करेंगे, इंस्टाग्राम आईडी है धीर.सिंह0291। तो यहाँ पे आप हमको मैसेज कर देंगे इंस्टाग्राम पे, और यहाँ पे आपको हम जो है टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। अगर आपको टेलीग्राम नहीं मिलता है तो टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। इसका पीडीएफ फर्दर जो भी क्लासेस हुई सारा पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है जी। हाँ, अगर कोई दिक्कत हो पूछिए फटाफट आप लोग। यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए हमसे फटाफट आप लोग। तो क्लास को एंड किया जाए।